तो वहाँ क्या होता है, पर्दे के पीछे 3 स्टेप होता है, 3 राउंड। मैं 2 राउंड में पास हो गई। जब 3rd राउंड आया तो उसमें कुछ मैंने देखा, कुछ डोनेशन की बात हो रही थी जी। अब मैंने ये सुना तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने घूस तौर पे जिसे हाँ, बोलते फिर हैं। मैं ये जो आपने यहाँ पे स्थापना की बिस्मिल्लाह खां एकेडमी की, ये मतलब कैसे सोच लिए कि मतलब ये करना है हमको, इन्हीं के नाम से करना है? एक्चुअली मैं बताऊं तो किसी को बिलीव नहीं होगा, लेकिन जो सच है मैं वही कह रही हूँ। और उससे पहले मैं नाजिम खान से मिल चुकी थी, उस्ताद नाजिम खान जी। यहाँ कृषि कॉलेज में एक बार आए थे 2014-15 में शायद आए थे। अच्छा, अभी हम आपके यहाँ पे रूम में देखे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मतलब बहुत ज्यादा पसंद है बजाना, या फिर दिल लगता है आपका उसमें? हम तेरे बिना अब नहीं रह सकते, उसको आप भोजपुरी में वो बोलते भी थे कि अगर मैं पूरे भारत से बाहर होता हूँ तो मैं भारत को देखता हूँ, अगर मैं भारत में रहता हूँ, बनारस से अलग होता हूँ तो मैं बनारस को देखता हूँ। मतलब आप भी वो अपने लाइफ में बोलते हैं कि मेरे लिए बनारस ही सब कुछ है। आप भी इतना दुनिया घूमी है, मतलब देखी है। आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में वो कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे आपने घूमी हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कश्यप आज मिरर 24 पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि भारत लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट किए, एक नॉर्मल फैमिली से आके खुद को भारत रत्न का तक का सफर तय किए। हम बात करेंगे आज बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो अन्य लोग उनको बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानते हैं, लेकिन हम बिहारी उनको एक गर्व के रूप में महसूस करते हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं कुमारी सुमन, वो भी एक बहुत ही अच्छी संगीतकार हैं और खुद को भारत के लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। बिहार को नंबर 3 पे लाई थी उस टाइम पे। तो बात करते हैं उनसे, हम देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जब हम आपके पास आए थे आपके रूम पे, घर पे, तो आपके पिताजी बता रहे थे कि आपको संगीत से बहुत ज्यादा लगाव है और आपने ये बात बोला था कि मैं कहीं भी रहूं, ये जो मेरा एकेडमिक है जो मैंने खोला इसको कहीं बंद नहीं होना चाहिए। ऐसी क्या बात सच है? यस। और ये मतलब इतना जो संगीत के प्रति लगाव हुआ कब से हुआ, और थोड़ा हमको थोड़ा बताते चलिए कब से हुआ ये सब? संगीत के प्रति लगाव मुझे बचपन से है। जैसे मैं क्लास 3rd में थी तब से मेरा जो स्कूलिंग है वो सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ था। जैसे राजगढ़ में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो अब नहीं है, तो वहाँ पे सब कुछ लोग संस्कृत में हर श्लोक, सरस्वती वंदना, सब कुछ, शांति पाठ, सब कुछ मुझे वहाँ सिखाया गया। और मुझे आज तक वो याद है। होता है ना कि जो बचपन में याद दिलाया जाता है वो मतलब समय समय तक जिंदगी भर याद रहता है। तो मुझे वो सब याद है जी। और संगीत के लिए जब भी डुमराव में कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो मैं पापा से जिद करती थी कि मुझे भी जाना है जी। लेकिन जब स्टेज पे चढ़ती थी तो मुझे बहुत काफी हेजिटेशन होता था, मुझे डर लगता था। फर्स्ट टाइम में हेजिटेशन होता है? हाँ, बहुत ज्यादा लगता था। तो फिर पापा मुझे मतलब हर जगह ले जाते थे, प्रोग्राम करवाते थे स्टेज पे। मैं बहुत अच्छे से करती भी थी। अभी जब मैं 7th क्लास में थी तब एक प्रोग्राम हो रहा था डुमराव के महाराजा की तरफ से राजगढ़ में। वो कंपटीशन था जी, नृत्य एंड संगीत कंपटीशन। और ये कब की बात है? ये बात है मुझे लगता है लगभग 2005 या 6 की बात है। 5 या 6 की जी। तो उस टाइम कंपटीशन हुआ था जी। तो मतलब आरा लेवल से सब लोग आए थे नृत्य और संगीत कंपटीशन में। डुमराव के भी काफी लोग पार्टिसिपेट हुए थे जी जी। तो उस समय मैंने पापा से बोला कि मुझे भी जाना है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। सब लोग आए थे, गीत संगीत के सब कुछ, साज बाज सब कुछ लेके आए थे जी। नृत्य भी हो रहा था। तो मुझे बस वही लगा कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरा क्या होगा? मैं तो, मेरे पास साज बाज कुछ भी नहीं है जी। मैं ऐसे ही जा रही हूँ। फिर भी मैंने बोला कि चलो गा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं स्टेज पे गई तो मैंने पहला गाना ये ऐ मेरे वतन के लोगों, ये सॉन्ग गाया था और मुझे पूरा याद है। ये काफी लंबा सॉन्ग है, मुझे पूरा याद था, मैंने गाया जी। जब लास्ट में जब प्रोग्राम खत्म हुआ, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की समय आए, तब फर्स्ट प्राइज में मेरा ही नाम लिया गया, कुमारी सुमन। डुमराव के जो महाराज थे उन्होंने मतलब वही थे, वही प्रोग्राम करवा रहे थे जी जी। तो उन्होंने मेरा ही नाम लिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कोई और सुमन होगी, मैं नहीं जा रही थी। तो तब तक कुछ लोग मुझे देखे, बोले अरे तुम्हारा ही नाम है, ऊपर आओ, स्टेज पर आओ। तो मैं गई स्टेज पे तो फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिला था। इतना बड़ा मेडल था वो मुझे मिला, मोमेंटोज मिला।
तो वहां से शुरू हुआ। तो वहां से मेरे पापा बहुत मतलब नाज किए कि चलो कुछ तो उसको मतलब हासिल हुआ, बिना साज-बाज के ऐसे ही गाई, फर्स्ट प्राइज जीत गई। तब से पापा को भी लगा कि नहीं इसमें कुछ गॉड गिफ्टेड है। जी। तब से मुझे वो भी आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। 2016 में जब यहाँ पे डुमरांव में बिस्मिल्लाह खां के नाम से एकेडमी खोली गई, जी। तो मतलब क्या इंटेंशन था इसके प्रति कि बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही खोलना है यहाँ पे, मतलब क्या था? कोई इंटेंशन नहीं था, ये सब जो भी हुआ सडनली हुआ। जी। एक्चुअली मैं बगल में एक रूम है, मैं वहीं पे स्टडी करती थी और उस टाइम मैं प्रभाकर कर रही थी। मेरे गुरुजी श्री राकेश मिश्रा जी हैं, वो आते थे गढ़ में आरा से सिखाने के लिए, तो मैं वहीं जाती थी और सीखती थी, अपना फिर घर पे प्रैक्टिस करती थी। तो क्या हुआ कि 21 मार्च को यहाँ मतलब प्रोग्राम नहीं होता था, बस न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो कुछ प्रोग्राम उस टाइम नहीं होता था 2016 के आसपास में। तो मतलब ये जो आपने यहाँ पे स्थापना की बिस्मिल्लाह खां एकेडमी की, ये मतलब कैसे सोच ली कि मतलब ये करना है हमको, इन्हीं के नाम से करना है? एक्चुअली मैं बताऊं तो किसी को बिलीव नहीं होगा, लेकिन जो सच है मैं वही कह रही हूँ। मैं मतलब काफी 1 वीक से मैं परेशान थी। रात को सोने के टाइम क्या होता था कि मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके सो जाती थी, तो मुझे अजीब सा रात के 2 या 3 बजे के आसपास साज बाज बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहे हैं, गिटार बज रहे हैं, मतलब सारे साज बाज लगता था एक में सब बज रहे हैं आपस में, ऐसा होता था। तो मैं फिर सुबह उठती थी, मुझे लगता चलो सपना है, लेकिन ऐसा 2-3 बार हुआ मेरे साथ। लेकिन जब चौथा बार हुआ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बार बार ये सपना मुझे क्यों आ रहा है। मतलब संगीत एकदम दिल में बस चुका था। हाँ, बार बार इंस्ट्रूमेंट बजता था, मैं सोई रहती थी, पूरा लगता था दूर से कुछ आवाज आ रही है, शहनाई की भी आवाज मुझे आती थी। हाँ, शहनाई की भी आवाज आती थी, तो मैं परेशान रहती थी कि बार बार ऐसा सपना क्यों हो रहा है। 2-3 बार तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन कम से कम 7-8 दिन मान के चलिए ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने राजगीर में भी कई प्रोग्राम किया है, तो मुझे अचानक से लगा है कि मुझे एकेडमी खोलना पड़ेगा। अजीब मतलब अपने आप मन में आया कि मुझे एकेडमी खोलना है। तो मैं राजगीर के कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंटल कुछ लोग हैं, तो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, तो मैंने उनको कॉल किया। एक गिटार वादक थे, उनको मैंने बोला मुझे एकेडमी खोलना है, आप कल ही आ जाइए। तो वो भी हंसने लगा कि ऐसे अचानक से कैसे। तो उन्होंने बोला, फिर भी उन्होंने मान गए, बोले ठीक है मैं आता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे मानते थे। तो वो आ गए दूसरे दिन। अब मेरे पापा पूछ रहे हैं कि ये क्यों आए हैं, तो मैंने उनको बोला मुझे एकेडमी खोलना है। अच्छा, पापा को बताया भी नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं बताया था। पापा भी सरप्राइज हो गए कि अचानक से इसके मन में कैसे आ गया एकेडमी खोलना है। जी। तो पापा पूछने लगे अचानक से तुम्हारे मन में कैसा। अब मैं सोची अब इनको बताऊंगी, बिलीव नहीं होगा। मैं बोली कि नहीं मुझे खोलना है, तो बस खोलना है। तब से यहाँ पे लोग आते जाते हैं। हाँ, तो फिर पापा बोले ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा, कैसे क्या होगा। और उससे पहले मैं नाजिम खान से मिल चुकी थी। उनके बेटे नाजिम खान जी कृषि कॉलेज में एक बार आए थे, 2014-15 में शायद आए थे, और 2016 में मेरे साथ ये सब घटना घटी। तो फिर पापा पूछने लगे किस नाम से खुला जाएगा। एक्चुअली नाम मेरे पापा ने ही दिया, बोला कि जब बिस्मिल्लाह खान डुमराव के थे तो उन्हीं के नाम से ही खुला जाएगा। हम हिंदू हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो डुमराव के हैं जिनका नाम है उनके नाम पे खुलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने नाजिम खान से भी बात की, वो बोले कि ठीक है आप लोग एकेडमी खोलिए, मैं आऊंगा, मैं आपका स्थापना अच्छे से इमिग्रेशन सब कुछ कर दूंगा। मैं बोली ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे कि हम सिंगिंग में पहली बार राजगढ़ में गए थे, तो आप कहीं सॉन्ग सीखने के लिए, सिंगिंग सीखने के लिए कहीं गए भी थे या फिर मतलब यहीं से? नहीं, शुरू में मैंने कहीं नहीं सीखा था। शुरू में मतलब मैं खुद से गाती थी, रेडियो पे सुनती थी, सुन के अपना गाते रहती थी। उस टाइम रेडियो का जमाना था ना? जी, उस समय रेडियो का जमाना था। पढ़ाई भी करती थी, साइड से रेडियो भी रखा था, छोटा सा रेडियो था। हाँ। FM रेडियो सब कुछ चलता था उस टाइम, तो मैं सुनते रहती थी। मेरे घर वाले गुस्सा भी होते थे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है, गीत संगीत सुन रही है। पढ़ाई में कैसे थी आप? पढ़ाई में भी ठीक ही थी, शुरू में थोड़ा कम थी, लेकिन मैट्रिक के बाद मेरा पढ़ाई का लेवल भी सही हो गया। DK कॉलेज में भी मैंने काफी प्रोग्राम किया था। फिर वहां से 2013 में मैं गई इंडियन आइडल में। वहां का फॉर्म मैंने फिल किया था खुद से। मैं बोली पापा मुझे वहां जाना है, तो लखनऊ में गई थी मैं। तो 2013 आप इंडियन आइडल चली गई थी? हाँ। इतना जल्दी कैसे हुआ? थोड़ा शुरू से बताइए इसको, कैसे हुआ था?
वो क्या होता है, टीवी पे आता था उसका मतलब ऐड आता था कि जिनको भी पार्टिसिपेट करना है उस टाइम तुम वो छोटा सा मोबाइल था उसी पे एसएमएस करना रहता था, तो मैंने किया था तो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उन्होंने डेट दिया कि आपको लखनऊ में इतने बजे आना है। तो आप वहां पे गई थी? तो मैं गई पापा के साथ वहां भी। तो वहाँ क्या होता है, पर्दे के पीछे 3 स्टेप होता है, 3 राउंड। तो मैं 2 राउंड में पास हो गई। जब 3rd राउंड आया तो उसमें कुछ मैंने देखा, कुछ डोनेशन की बात हो रही थी जी। अब मैंने ये सुना तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने घूस तौर पे जिसे हाँ, बोलते फिर हैं। मैं बोली पापा से कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसे ऐसे हो रहा है। पापा बोले छोड़ दे, रहने दो, नहीं करना है। अच्छा, मांगे कितना घुस थे वो लोग? उस टाइम तो 2 लाख ऐसा कुछ बोल रहे थे। इतना बड़ा अमाउंट मांग दिया इसके बाद पर्दाफाश भी हुआ था, आपने शायद देखा होगा 2015-16 में कुछ स्टूडेंट्स ही बाहर निकल के कह रहे थे, वहाँ इंडियन आइडल में ही बाहर निकल के कह रहे थे कि यहाँ पे सब मतलब सेटिंग रहता है चुनने में। तब से मैंने छोड़ दिया। फिर मैं हुनर के मंच 2018 में 18 नहीं 2022 या 23 में मैं गई थी हुनर के मंच में। तो ग्रैंड फिनाले में मुझे टॉप 3 मतलब ऑल इंडिया लेवल पर टॉप 3 बिहार आया था, उसमें मेरा ही नाम आया था। उसमें क्या था कि खुद से लिरिक्स लिखना था, वो बस आपको म्यूजिक देंगे, आपको उस म्यूजिक पे गाना था। तो बहुत सारे लोग एक ही म्यूजिक पे बहुत सारे लोग गए, लेकिन मैं जो लिरिक्स खुद से लिख के गई थी ना, वो उन्हें बहुत पसंद आया। इससे टॉप 3 में मतलब मेरा वहाँ पे हो गया पूरे ऑल इंडिया में। जी, ऑल इंडिया में रैंक 3। अच्छा, अभी हम आपके यहाँ पे रूम में देखें तो आपको बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मतलब बहुत ज्यादा पसंद है बजाना, या फिर दिल लगता है आपका उसमें? तानपुरा है, हारमोनियम है। ज्यादा तो मैं वोकल ही करती हूँ, क्योंकि हारमोनियम तो वो हमारा जैसे हेल्पर है, कुछ साज बाज लेके अपना गाए, लेकिन ज्यादातर मैं वोकल ही गाती हूँ। और अभी तो मैं बनारस से सीख रही हूँ, वायलिन भी मैं अधूरा भी सीखी हुई हूँ। देखे थे आपका चैनल पे वायलिन बजाते हुए, बहुत अच्छा बजा रही थी। जी जी, वायलिन बजा रही हूँ, लेकिन अभी लग रहा है कि अभी कम ही सीखा है मैंने। अभी उसमें और चाह रही हूँ कि आगे उसको सीखूं। जी। आपका एक चैनल तो हम देख रहे थे यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारा वहाँ पे छठ का गाना था, ट्रेडिशनल सॉन्ग थे। तो वहाँ पे एक हम गाना देखे थे, हम तेरे बिना अब नहीं रह सकते, उसको आप भोजपुरी में गाए हो। हाँ, वो मैंने ही उसको लिरिक्स बनाया था। कैसे हुआ था ये सब? मतलब कोई सिंगर तो लिखा था, कोई राइटर वगैरह? क्या नहीं, वो मैंने खुद से लिखा था। खुद से लिखा था और खुद से गाया भी था? हाँ। लिरिक्स भी खुद का था? हाँ, मेरा ही था। वही एक स्टूडियो में मैं गई थी। हाँ। मैंने उसको बोला कि मुझे एक सॉन्ग गाना है, तो काफी हाई स्केल से था वो सॉन्ग। तो बोले ठीक है गाइए। तो वही अब खुद से लिखा था मैंने सोची थोड़ा भोजपुरी में देखती हूँ कैसा लगता है। और बाकी तो मुझे मतलब भोजपुरी में ज्यादा प्रोफेशनल सॉन्ग जैसे छठ सॉन्ग हो गया, लोकगीत हो गया, ये सब मुझे ज्यादा पसंद है। ज्यादा मैं छठ सॉन्ग बहुत गाई हूँ, रिकॉर्डिंग किया है। आपके अभी तक के लाइफ में, अभी तक के जीवन में जी, ऐसा कौन सा ऐसा पल है जो आपको हार्ट टचिंग लगा हो, एकदम कि नहीं बहुत ज्यादा क्लोज है आप उससे? कौन सा ऐसा मोमेंट होगा? ऐसा मोमेंट मुझे हुनर के मंच में दिखा, जब मेरा नाम आया कि मतलब कुमारी 2018 नहीं, शायद 22 या 23 होगा। 2018 नहीं था, 22-23 में। उस टाइम पे आपको लगा कि क्योंकि मैंने लिरिक्स लिखने में बहुत मेहनत की थी, किसी का हेल्प नहीं लिया। मेरे पापा भी एक्चुअली राइटर है, लेकिन मैंने पापा का भी हेल्प नहीं लिया, खुद से मैंने उसको लिखा। उसमें थोड़ी मेहनत लगी थी मुझे, रात रात भर जगी रहती थी उसके लिए। तो जब नाम आया तो मुझे लगा कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई, कुछ तो हुआ। आपका सिंगिंग क्षेत्र में कौन सा मतलब ऐसा कौन से ऐसे व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, आप उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं? सिंगिंग क्षेत्र में फर्स्ट तो जो है मेरे गुरुजी हैं राकेश मिश्रा। उन्होंने मुझे काफी मतलब क्लासिकल के बेस पे काफी कुछ सिखाया है। मैं शुरू में थोड़ा चंचल थी, थोड़ा म्यूजिक में क्या होता है संगीत में कि आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। सब्र होगा तभी संगीत आपको समय देगा जी। क्योंकि संगीत में काफी साधना है, जितना आप साधिएगा उतना ही संगीत आपको साधेगा। बात तो सही है, तो भूलना पड़ता है जी। तो शुरू में मैं थोड़ा चंचल थी, बहुत सारी गलतियां करती थी, लेकिन मेरे जो गुरुजी है मुझे इग्नोर करते थे। बाकी स्टूडेंट को तो मार भी देते थे, लेकिन मुझे नहीं। उनको मेरी आवाज बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे इग्नोर करते थे। उनको ऐसा विश्वास था कि ये आगे जाके अच्छा करेगी। वो कहीं ना कहीं मेरे मन को पढ़ चुके थे, इसलिए मुझे ज्यादा फोर्स नहीं करते कि नहीं तुमको यही गाना है। बाकी बच्चों के साथ वो करते थे, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं ऐसा किया।
तो ये था कि उनका प्यार बहुत मिला, आज तक अभी तक मिलता रहा। दूसरी बात, जब उस्ताद नाजिम खान से मेरी बात हुई, वो भी काफी मुझे अच्छे लगे। हर चीज में मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि आपने बिस्मिल्लाह खान के नाम को डुमरांव में आप हैं जो उनको खड़ा किए हैं। आते हैं आपके घर पे तो क्या बात होती होगी उनको, मतलब आप हमको दिखाई भी थे कि इस रूम में रहते हैं वो। जी जी। तो आप मतलब क्या होता है उनसे बात, कुछ सीखने को मिलता है या फिर क्या बोलते हैं, क्या बात होता है उनसे? काफी कुछ बताते हैं अपने अब्बा के बारे में कि 66 परिवार लोग का वो अकेले चलाते थे। उनके जो मामा थे, जब वो डुमरांव में थे तो 4 साल के थे, तब उनकी माँ की डेथ हो गई थी जी। तब उनके मामू जो थे मोहम्मद अली बख्श, वो उनको लेके डुमरांव से बनारस चले गए। उनके एक और बड़े भाई थे, तो वो दोनों साथ में रहते थे मामू के साथ। और जो उनके मामा जी थे वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादक थे जी। वहीं पर अपना काम करते थे वो। तो उसमें ये था कि जब उनके मामू की भी मृत्यु हो गई, तब उनके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी आ गई, बढ़ गई। तो उसी जिम्मेदारी को ढालने के लिए ये अपना ये शहनाई वादन करने लगे, इधर उधर जाते थे। फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रेडियो में जब हो गए, तब से इनका नाम शुरू हुआ। बिस्मिल्लाह खान जी, बिस्मिल्लाह खान का नाम शुरू हुआ। ऑल इंडिया रेडियो में जाके ये इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा कि लाल किले पर आप शहनाई एक बार बजाइए जी। तो उन्होंने वहां भी शहनाई वादन किया। तब से ये प्रचलित होते गए, आगे बढ़ते गए, उनका नाम होते गया। लेकिन दूसरी बात है कि डुमरांव के लोग इनसे नाराज हैं। किस लिए नाराज है? इसलिए नाराज हैं कि कहते हैं कि डुमरांव का नाम इन्होंने नहीं लिया। हाँ, ये बनारस का नाम लेते हैं, डुमरांव का नाम नहीं लिया। लेकिन मैं डुमरांव वासियों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उनका सम्मान हो रहा था, उनका नाम हो रहा था, आपने कितनी बार उनको डुमरांव बुला के उनको सम्मान दिया? आज तक नहीं दिया। तो वो फिर डुमरांव का नाम क्यों लेंगे? सही बात। उनको बनारस से प्यार मिला, बनारस वाले उनको सम्मान दिए, उन्हीं से वो आगे बढ़े। अगर मैं तो उस टाइम छोटी थी, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जब होश आया तब मुझे उस्ताद नाजिम खान ही मिले। मैंने उनको बुलाया, उनको सम्मान दिया। वो नहीं थे, लेकिन उनके बेटे को तो मैंने सम्मान दिया ना। हाँ, तो वही चीज है। उनके नाम पे एक स्टैचू तक नहीं है डुमरांव में। बात तो सही है। हाँ, यूनिवर्सिटी खोलना बातचीत हो रहा है, 10 साल से मैं सुन रही खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा कुछ पता नहीं। सिर्फ कागजों पे ही काम हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जमीन सब कोई काम ही नहीं हो रहा है जी। हम सुनते हैं ना कि बहुत ज्यादा कि हमारे क्षेत्र का लड़का आगे बढ़ गया और वहां का नाम नहीं ले रहा है, इसके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, आपने उसके लिए क्या किया है? आप जब आप वो स्ट्रगल फेज में था तो आपने उसका तो सहारा बना नहीं, और आप जब वो बड़ा बन गया तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये हमारा काम करे, ये हम इससे थोड़ा ऊपर उठे। क्या मतलब बनता है इस चीज का? मेरे यहाँ देखिए स्टूडेंट्स लोग भी आते हैं, काफी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो अपने गार्जियन से छुप के आते हैं। वो ये कहते हैं कि मैम मेरे गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी भी आते हैं वो, मेरे गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए मैं नहीं कर पाता। तो मुझे यही लगता है, यही मैं कहना चाहूंगी, जितने भी गार्जियन है सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं उनसे यही कहना चाहिए कि बच्चे, आप जिस चीज में कोई भी काम देखिए खराब नहीं होता है जी। बच्चे जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए। बात तो सही। नहीं सपोर्ट करेंगे तो जो जिद्दी है वो तो किसी तरह निकल जाएगा। जैसे मैं थी जिद्दी, मुझे पापा पढ़ाई में लगवाते थे, मैं सिंगिंग में भागते रहती थी। तो इसीलिए मैं गार्जियन से अनुरोध करूंगी कि बच्चे कहीं भी जाए, किसी भी लाइन, जरूरी नहीं है संगीत में, किसी भी लाइन में जाए, उनको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल तो देख ही रहे हैं क्या क्या घटना घट रही है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह का ठीक किए, बनारस नाम लेते, आप अपने हिसाब से बताइए कि डुमरांव के हिसाब से, आप डुमरांव में रहती हैं, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाह खां बनारस का नाम लेते रहे, डुमरांव का नाम नहीं लेते रहे, एज अ डुमरांव पर्सन आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं, वो सही किए या गलत किए? ऐसा काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? आप बताइए हमको। देखिए, बनारस में वो रहे क्योंकि वो तो जब 4 साल के थे तब वो डुमरांव से गए बनारस, उसके बाद तो यहाँ पे आए नहीं। तो उनको क्या होश था, क्या था, बस उनको इतना पता था कि हाँ मेरा जन्म डुमरांव में हुआ है। लेकिन जब उनको सम्मान दिया गया, प्यार दिया गया, वो सब उनको बनारस से ही मिला है। तो फिर डुमरांव का क्यों नाम लेंगे? अगर मेरा भी जन्म पटना में हुआ, मैं यहाँ पे मेरा जन्म नहीं हुआ, अगर मेरा जन्म पटना में हुआ है
और मैं डुमराव में अपना नाम कमा रही हूँ, जो भी है सब कुछ सम्मान सब कुछ मुझे डुमराव से मिल रहा है। बाद में मान लीजिए मेरा एज हो गया, मैं मर गई, तो बाद में अगर मेरा भी नाम हुआ जैसे बिस्मिल्लाह खान के अकॉर्डिंग, मान लीजिए उनकी जगह मैं हूँ, मेरा नाम हो रहा है, तो पटना वाले कहेंगे यार इनका नाम तो ये तो पटना में जन्मी थी, लेकिन उन्होंने पटना का नाम ही नहीं लिया, डुमराव का ही नाम लिया। तो बस वही सेम है। लेकिन मातृभूमि का एक प्रेम भी होता है ना कि मातृभूमि से जुड़े हो, वहाँ के नाम नहीं लेते हो, मतलब आप इतने ऊपर उठने के बाद उस चीज को भूल जाते हो जहाँ पे आपका बचपन नहीं, उन्होंने ये इतना तो कहा है कि मेरा जन्म डुमराव में हुआ है, बस ज्यादा नाम नहीं लिया, ज्यादा उन्होंने जो प्यार सम्मान जो मिला वो उनको बनारस से मिला, बस ये उनको ये कहे हैं कि मैं डुमराव में जन्म लिया। हाँ, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं बनारस में जन्मा हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर जी हैं। ओह, अच्छा। जी, मुझे ओल्ड सॉन्ग ही ज्यादा अच्छा लगता है, आजकल के जो नए गाने हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आजकल के बच्चे भी उसी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मुझे पता है। अभी मेरे बच्चे आते हैं, मैं उनको ओल्ड सॉन्ग ही सिखाती हूँ, क्योंकि जितने भी राग हैं, भैरवी, राग विहाग, दरबारी, जितने भी राग हैं सब मतलब ओल्ड सॉन्ग पे ही बना हुआ है। लता मंगेशकर जितना सॉन्ग गाई है ज्यादातर मतलब वो राग पे ही आधारित है, तो मुझे लता मंगेशकर ही काफी अच्छी लगती है। और न्यू में है तो श्रेया घोषाल जी हैं, वो भी मुझे पसंद है। कौन थे बिस्मिल्लाह खान जिनका आज पूरा डुमराव या पूरा भारत गर्व करता है? बताना हो आपको, कैसे बताएंगे? बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक थे। उन्होंने काफी मेहनत की है। बनारस के बालाजी घाट पे उन्होंने मतलब 4 बजे भोर में जाते थे प्रैक्टिस करने, मस्जिद में नमाज और मंदिर में रियाज, ये उनका डेली का शेड्यूल था। बोलते थे कि सुबह में उठो, गंगा स्नान करो, मस्जिद में नमाज पढ़ो और उसके बाद बालाजी मंदिर में जाकर रियाज करो। उनके मतलब हिंदू मुस्लिम के प्रति उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वो भगवान को भी मानते थे और अपने मस्जिद को भी मानते थे, अल्लाह को भी मानते थे, भगवान को भी मानते थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण, माँ सरस्वती उनको दर्शन भी दिए हैं। ऐसा है क्या? जी, ऐसा हुआ है उनके साथ। क्योंकि संगीत संगीत का दूसरा रूप भगवान है। अगर आप संगीत के जितने करीब जाइएगा ना, आपको उतना ही मोक्ष प्राप्त होते जाएगा। मुझे खुद ऐसा फील हुआ है कि संगीत के प्रति अगर जितना मेरा रुझान जाता है, मुझे अंदर से लगता है कि हाँ भगवान है मेरे अंदर। और वो इंसान झूठ भी नहीं बोलता है कभी भी, बस मतलब झूठ उसके हृदय से निकलेगा ही नहीं। संगीत वाले कोई भी इंसान को देखिए कभी वो झूठ बोलता ही नहीं। अपने आप वो अगर गलत रास्ते पर भी वो गया ना, तो वो सच बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि संगीत में ही साधना है, संगीत में ही भगवान है। जी, जब उनसे एक बार पूछा गया था कि आप इतना अच्छा शहनाई बजा कैसे लेते हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे उस्ताद ने मुझसे बोला था कि बिस्मिल्लाह खा, आप ये काम करो, बस झूठ मत बोलना अपनी लाइफ में कभी भी। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो दिल साफ रहेगा, अगर दिल साफ रहेगा तो वहाँ पे खुदा वास करेगा। जी, खुदा का वास होगा तो तुम जो चाहोगे, जो भी चीज तुम्हारा सपना होगा वो पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं भगवान वहीं पे आते हैं। यस, ये बात सही है। बात सही है। बहुत बढ़िया। बिस्मिल्लाह खा अपने शहनाई को अपनी बेगम बताते थे, क्या था उसके पीछे राज, आपको पता है? उनकी जो रियल बेगम थी उनसे भी बहुत प्यार करते थे हमेशा। और उनकी दूसरी बेगम उनकी शहनाई थी, क्योंकि वो सोते भी थे ना तो अपने साथ बगल में रख के उनको सोते थे। हाँ, तो शहनाई में ये है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी जी, जहाँ पे कब्र खोदा गया था, शहनाई भी वही नीम के पेड़ के नीचे उनके साथ ही दफना दिया गया। जी, तो वो पता था कि वो उनकी बेगम उनके बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए उसको भी साथ में कब्र के साथ उनको भी रख दिया गया। बहुत बढ़िया। जब देश का बंटवारा हुआ था, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि अगर देश का बंटवारा हो रहा है जी, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? तो बोले कि मैं बनारस छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, देश तो अब दूर की बात छोड़ दो। एक ऐसे ही अमेरिका में गए थे, तो एक अमीर व्यक्ति ने उनसे बोला था कि कहीं परफॉर्म करने गए थे, तो एक अमेरिकी व्यक्ति ने बोला था कि आप यहीं पे रुक जाओ, मैं आपको सब चीज यहीं पे मुहैया करा दूंगा। तो बोले थे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे फैमिली है, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, आप सब ये सब कर दो। तो बोले कि हाँ, यह सब मैं कर सकता हूँ, आप लेते आओ उनको।
तो उन्होंने बोला कि आप सब कर सकते हो, गंगा जी नहीं ला सकते हैं। गंगा जी ने लगा, मतलब ये क्या था, मतलब क्यों इतना बनारस लगा होता हूँ? क्योंकि एक्चुअली जहाँ पे उन्होंने शहनाई अपना मतलब शहनाई के लिए जो भी वादन करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो गंगा नदी के किनारे ही करते थे। उनका एक्चुअली मन लग गया था जी। उनकी जो आत्मा है उसी में तृप्त हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि, उनको पता था कि मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे सब कुछ मिलेगा ये, लेकिन ये गंगा माँ मुझे नहीं मिलेगी। और उन्हें गंगा जी से काफी लगाव था। बात तो सही है। इसलिए वो कहीं जाना नहीं चाहते थे बनारस छोड़ के। जी। वो बोलते भी थे कि अगर मैं पूरे भारत से बाहर होता हूँ तो मैं भारत को देखता हूँ, अगर मैं भारत में रहता हूँ, बनारस से अलग होता हूँ तो मैं बनारस को देखता हूँ। मतलब आप भी, वो अपने लाइफ में बोलते हैं कि मेरे लिए बनारस ही सब कुछ है। आप भी इतना दुनिया घूमी है, मतलब देखी है। आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में वो कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे आपने घूमी हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो? देखिए, आप कहीं भी घूम लीजिए, कहीं भी आप भी अगर कहीं भी घूमते हैं, लेकिन लौट के तब अपने घर ही आइएगा। बात तो है। बचपन, जवानी सब कुछ आपका घर में ही बीता है, तो उसी तरह उनका बनारस था। जब वो 4 साल के थे तभी से बनारस चले गए। सब कुछ पालन पोषण, रियाज, प्रोग्राम सब कुछ उनका बनारस में हुआ, इसलिए उन्हें बनारस से काफी लगाव था। उसी तरह मुझे भी डुमरांव से लगाव है, क्योंकि मैं डुमरांव में शुरू से रह चुकी हूँ। बाहर भी काफी प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन मन तो मेरा यही लगता है। बाहर भी काफी लोग बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, लेकिन मैं बोलती हूँ मैं प्रोग्राम करने तो आऊंगी, लेकिन बसने के लिए नहीं आऊंगी। मेरा डुमरांव ही सब कुछ है, मैं डुमरांव ही रहूंगी। अभी भी आपको लोग प्रोग्राम करने के लिए बुलाते हैं ना? जी, अभी भी करवाते हैं। अभी राजगीर से ज्यादा प्रोग्राम मेरा होता है। वहाँ काफी लोग हैं जान पहचान के, सब बुलाते रहते हैं प्रोग्राम करने। तो मतलब आप प्रोग्राम का कुछ पैसा चार्ज करती हैं या फिर मतलब ऐसे ही चली जाती हैं? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा देंगे तब मैं आऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मतलब एक होता है ना कि जानना। जी। अभी मैं खुद ही इस लेवल में हूँ। अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ, अभी संगीत का पूरा ज्ञान मेरे अंदर भर गया है कि मुझे पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं खुद सीख रही हूँ। अच्छा जी, संगीत में यही है कि कितना भी सीख लीजिए आपका मन नहीं भरेगा। आप मर जाइएगा लेकिन संगीत आपके जहन से खत्म नहीं होगा। हाँ, ये चीज है। संगीत से एक बात मुझे याद आई, बिस्मिल्लाह खां की बोलते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संगीत है जो आप सबको घेर के लाती है एक पास। आप मुझे बताइए, आपके नजर में संगीत क्या है? मेरे नजर में संगीत तो भगवान ही है। संगीत एक साधना, इसमें जितना हम तपेंगे, जैसे लोहा को पीटने पे गर्म होता है लोहा, फिर अपना आकार लेता है, बस वही संगीत है। आप जितना संगीत को समय दीजिएगा ना, संगीत आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। जी, संगीत के प्रति बहुत ज्यादा लगाव आपका? बहुत ज्यादा, बचपन से ही। आज के जो जेन जी लोग हैं, जेन जी जनरेशन है, वो मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या फिर मतलब कुछ ऐसे काम करते हैं कि जो ऐशो आराम वाला काम हो, लेकिन जो भी भारतीय संगीत संस्कृति है, कल्चर है, फोक डांसेस है, उससे लोग करते जा रहे हैं। हाँ, ये विलुप्त होते जा रहा है थोड़ा। मैं भी देख रही हूँ, लेकिन अब जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए लोग में ऐसा कुछ नहीं है। कैसा लगता है, कैसे इन लोग को फिर से मतलब आकर्षित किया जा सकता है इसके प्रति? आपको कोई आइडिया लगता है कि? आइडिया ये है कि इसके प्रति लोग ऐड करें, क्लासिकल चीज को ज्यादा मतलब टीवी में दिखाएं, उनको मतलब समझाए कि हाँ क्लासिकल क्या है। मेन जड़ तो आपका क्लासिकल ही, जैसे पढ़ाई में ABCD से आप सीखते हैं, सब कुछ आगे बढ़ते हैं, उसी तरह संगीत में मेन जड़ आपका सारेगम है। सारेगम सीखिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि जो बिना सीखे आगे बढ़ते वो ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाते। हाँ, जो सीखे हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे अरिजीत सिंह, ये लोग सीखे हुए हैं। हाँ, और बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे संगीतकार हैं जो सीखे हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। जुबिन नौटियाल ये भी सीखे हुए हैं। इनकी आवाज देखिए, सुनिए कैसा है, तो वो पता चल जाता है कि कौन सीखा हुआ है, कौन नहीं सीखा हुआ है। जो क्लासिकल सीखे है वो पकड़ लेते हैं कि कौन सीखा है, कौन नहीं सीखा है। बेस मजबूत होना चाहिए। जी, बेस मजबूत होना चाहिए और इसमें समय देना पड़ता है। अभी मैंने शास्त्रीय संगीत के लिए 12 साल बेस टाइम दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, अभी और सीखना है। बताइए। तो मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, ताकि मेरा प्रैक्टिस जो है वो बना रहे। अच्छा ठीक है, मतलब जो रुचि नहीं रखते हैं उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन जो रुचि रखते हैं, इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं संगीत में,
तो उनके लिए कुछ लाइनें हो जाए, कुछ मतलब बोलना चाहेंगे ऐसी बात? जो रुचि ले रहे हैं वो मतलब डिग्री भी ले, आप आजकल तो बीपीएससी भी आ गया है, तो वो डिग्री जो लेना चाहते हैं वो डिग्री में यहाँ से मैं करवाती रहती हूँ। तो उसके लिए यही है कि आप मतलब हर चीज पे एक एक बारीकी से, शास्त्रीय संगीत में ना बहुत बारीकी से उसको देखना पड़ता है, बहुत बारीकी समझना पड़ता है। अब इसके लिए आप समय नहीं दीजिएगा तो शॉर्टकट इसमें कोई कुछ नहीं है, शॉर्टकट का रास्ता है ही नहीं, शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप चीजों को बारीकी से समझो, टाइम दो, फिर इस पे काम करो, आपको सफलता मिलेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसमें रियाज मस्ट है। सही बात है। एक सवाल मेरा आपसे है जी, कि अगर जैसा आप बता रहे थे कि डुमरांव के लोगों को शिकायत रहता है इस बात के लिए कि बिस्मिल्लाह खान ने नाम ले लिया, लेकिन अगर ठीक है जो हुआ वो हो गया, अभी डुमरांव के लोग, डुमरांव के वासियों को ऐसा क्या करना चाहिए डुमरांव उनके लिए, उनके याद में, उनके सम्मान में, कि लगे कि नहीं भाई यहाँ पे से थे अगर डुमरांव से तो कुछ लोगों ने यहाँ पे काम किया भी है? काम क्या किया आप ही बताइए, कुछ काम किया है? अभी क्या करना चाहिए उनके लिए, उनके सम्मान में, आप बताइए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कुछ नहीं, उनके नाम पे एक गली का नाम दे दिया जाए, उनके नाम पे एक स्टैचू खड़ा कर दिया जाए कि हाँ, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी तो अब कब खुलेगा ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये दो काम होना चाहिए। उनके नाम पे एक गली रखिए, जहाँ उनका जो पुश्तैनी मकान था उसी गली को आप नाम रख दीजिए, और कहीं चौक चौराहे पे उनके नाम का एक स्टैचू बना दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ डुमरांव में कुछ है। मैंने तो अपना काम कर दिया, उनके नाम पे एक एकेडमी खोला है, उनके नाम को जिंदा रखा। उनके बेटे उस्ताद नाजिम खान इसी चीज से बहुत खुश हैं वो, तो चलो कोई नहीं तो एक लड़की डुमरांव की बेटी कम से कम उनके नाम पे एक एकेडमी तो खोल रखी है, उनके नाम को जिंदा तो कर रखी है डुमरांव में। तो काफी खुश होते हैं जब भी वो सुनते हैं, तो यहाँ पे आते भी हैं, मिलते हैं, साथ में बैठ के प्रैक्टिस भी करते हैं, रुकते भी हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना हमारे समाज की कि जो भी हमारे समाज से ऊपर उठा है, खासकर भारत रत्न तक का सफर तय किया है, उसके लिए आज हमारे शहर में एक स्टैचू भी नहीं है। ऐसी कुछ चीजें हैं ही नहीं जो उसको सम्मान की नजर से मतलब लोग देख पाए, कर पाए। कितनी बड़ी विडंबना है। लोग अपने मतलब डेली की रूटीन में इतना बिजी हो गए हैं, मतलब कमाना है, खाना है, सोना है, बस इसी में लगे हुए हैं। बाकी समाज के लिए क्या करना है, पहले के लोग बहुत करते थे, लेकिन अब जो इस कलयुग में हो रहा है ना, वो बस अपने लिए हो रहा है। आप क्या करें, थोड़ी सी जलन की भावना भी है लोगों में। एक संगीत वाले दूसरे संगीतकार से डर, मतलब बहुत जलन। तो ये चीज भी मैंने देखा है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान थे, एक बार की बात है कि रात के 2 बजे वो उठ के बैठ गए। उनको कुछ आवाज सुनाई दे रही थी रेडियो से, और वो जो गा रही थी उनका नाम था बेगम अख्तर। तो बेगम अख्तर के बहुत फैन थे जी। तो एक गाना था कि दीवाना है तो दीवाना बना दे, वरना तकदीर कहीं तमाशा ना बना दे जी। तो ये गाना उनको बहुत अच्छा लगता था। उठ के आ हा कर रहे हैं, तो उनकी बेगम बगल में सोई थी, बोली ये क्या आ हा लगा रखे हो। तो वो उठ के गए और जाके माला खरीद के लाए और उस रेडियो पे चढ़ा दिए। इतने बड़े फैन थे वो कि उस रेडियो पे जाके माला चढ़ा दिए। बोली कि हाँ, बेगम अख्तर उनको बहुत ज्यादा वो फॉलो करते थे, उनकी आवाज बेगम अख्तर की बहुत पसंद थी उनको जी। बात तो सही है। एक बार हम सुन रहे थे ऐसे करके उनका इंटरव्यू, तो बोल रहे थे लता बहुत सुरीली है। लता का बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। जब भारत रत्न मिली थी उन्हें 2001 में, तो साथ में लता मंगेशकर भी आई थी, तो उनको भी वो भी साथ में गई थी। तो वो मतलब लता जी से बोले कुछ गाने गुनगुनाने के लिए जी। तो उन्होंने यही बोला कि मैंने इतना गाया है, आपने तो कई बार सुना है, तो अभी लाइव क्यों गवा रहे हैं मुझसे। तो वो यही कहे कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे में कुछ कमी निकल रही है कि नहीं। अच्छा, लोग दोनों बैचमेट थे ना लगभग, हाँ। एक ही उम्र के। तो वो बोले ठीक है निकाल लीजिए, हाँ। थोड़ा सा गुनगुनाई गाई जी। तो बोले यही तो बात है कि तुम में कुछ कमी निकलती ही नहीं है, कहीं से भी मैं खोजूं कुछ भी बारीकी तक नहीं निकलती है। वाकई में वो मतलब हंसी मजाक की बात थी आपस में ये लोग। ये बात मुझे उस्ताद नाजिम खान ने बताई थी कि ऐसा हुआ था
वाकई में बिस्मिल्लाह खां तो जी। जो भी थे सामने सच बोलते थे, जो भी हो। लता भी बहुत सुरीली थी, लता मंगेशकर, हम भी उनके बहुत सारे गाने सुने हैं, बहुत ज्यादा अच्छा गाती हो, काबिल तारीफ है भी। बिस्मिल्लाह खान के चेहरे पे जो सादगी दिखती है, जो मतलब इंसानियत, ईमानदारी, वो सब उनके चेहरे, मैं देखती हूँ उनके चेहरे से ही वो चीज मुझे झलकता है। तो मुझे कितना भी देखो मेरा मन नहीं भरता है, हमेशा उनमें कुछ सादगी में खोजते रहती हूँ। है बिना साधारण, हाँ, इतना बड़ा ऑफर बहुत है। साधारण फैमिली के थे, फटी हुई लुंगी पहन के वो जाते थे कार्यक्रम करने। जी 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 उस जी। टाइम बहुत मतलब छाछठ परिवार का मतलब परिवार चलाना उनके बस। कुछ लोग तो बिस्मिल्लाह होटल भी कहते थे उसको, बिस्मिल्लाह होटल, ऐसे करके उनके फैमिली को नाम दिया जाता था। बहुत ज्यादा लंबा परिवार भी था उनका। जी जी, परिवार बहुत था। परिवार को चलाने के लिए ये लोग गीत संगीत का सहारा लिए थे। ये बात तो है। एक बार मतलब ऐसी बात है कि अमेरिका से ऑफर भी आया कि इतना आप आ जाओ यहाँ पे, सब चीज मिलेगा आपको। नहीं गए, इतने साधारण परिवार से आते थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे। पूरा जाते तो जा सकते थे पैसे की लालच में, जा सकते थे, लेकिन गए नहीं। लेकिन उनको लालच नहीं था, ऐसा था ही नहीं लालच। हाँ, वो गरीब बन के ही रहना चाहते थे, लेकिन ईमानदार और एक सच्चा व्यक्ति बन के रहना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ भगवान भी थे। भगवान थे उनके साथ, अल्लाह थे, इसलिए वो इस चीज को नहीं कर पाए, नहीं जा पाए उसके लिए, क्योंकि उनको पता था कि गंगा जी तो मिलेंगी नहीं, कुछ भी मिल जाए वो नहीं मिलेंगे। सादगी तो थी उनमें। जी जी। ऐसी क्या बातें हैं जो आपको लगती है कि बिस्मिल्लाह खान से हमको सीखनी चाहिए, मतलब उनमें ये काबिलियत थी, हमको सिखाना चाहते हैं, हम लोग को सबको इंस्पायर करते हैं वो, कुछ ऐसी बातें हो जो हमको सीखनी चाहिए उनसे? उनकी ऐसी बातें हैं, मैं तो खुद सीखती हूँ कि कुछ भी हो कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, और संगीत के प्रति आपको रियाज मस्ट है। आप जितना रियाज करिएगा उतना आगे बढ़िएगा, आपका रास्ता खुद खुलते जाएगा। जैसे नदी बहती है, निकलती है, जिस रास्ते में जाती है रास्ता अपने आप बनते जाता है, ठीक वही चीज संगीत में है। जी सही बात। आप जितना रियाज करिएगा भगवान रास्ता खुद खोलते जाएंगे, इसमें कोई इंसान नहीं खोलेगा, खुद आपका रास्ता खुलेगा। जी सही बात। तो उनसे यही सीख मिलती है कि आप संगीत के प्रति ईमानदार रहिए। थोड़ी सी जैसे कोई कुछ लोग भटका देते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप यहाँ आ जाइए, ये सब आप ना करें। आपको आपका दिल जो कहता है आप वही करें। आप अपना कर्तव्य करते रहो। अपना कर्तव्य करते रहें। तो ये चीज उनमें था, मैं भी उनसे यही सीखती हूँ। एक उनका कोट बहुत अच्छा लगता है हमको कि मेरे मरते दम तक ना ये मेरी शहनाई मुझसे छूटेगी और ना ये बनारस। नहीं छोटा, कहाँ छोटा, मरे भी तो अपने साथ कब्र में लेके उसको रखे, कब्र में लेके नहीं छोटा। म्यूजियम में कुछ शहनाई रखा हुआ है, वो सब भ्रम फैला के रखे हैं कि ये बिस्मिल्लाह खान का, लेकिन मतलब कॉपी वगैरह है। हाँ, अब नए शहनाई को आप थोड़ा सा पुराना करके रख देंगे, कहेंगे ये बिस्मिल्लाह खान का। मेरे पास भी 3-4 हारमोनियम पड़ा हुआ है, अगर मैं अब आप कौन सा जानते कि मैं कौन सा बजाती हूँ। अब जो मैं अपने पास रखी हूँ, आप किसी और कोई दूसरा हारमोनियम दिखा दे, हाँ ये तो सुमन बजाती थी। हाँ, बस वही चीज है जो दिखा दे, लेकिन जो असलियत है वो उनकी शहनाई उनके साथ कब्र में दफन कर दी गई है। ये बात है। हाँ, उनकी शहनाई उन्हीं के साथ है, क्योंकि वो शहनाई के बिना नहीं रह सकते थे। सही बात है। अभी तो हमारा पॉडकास्ट खत्म हो गया कि आपने जितनी भी बातें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताई, जो भी चीज हमको उनसे सीखनी चाहिए थी या फिर जो भी हम उनसे सीख पाए जी, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा उस बात को लेके। और जो भी हम अगर अगली बार आए या फिर हम पे कुछ बात करना हो हमसे जी जी, तो आप उसके लिए जी जरूर रेडी रहिएगा। इसके लिए मैं रेडी हूँ, हमेशा रेडी हूँ। जी जरूर। थैंक यू।